दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचारित चुनाव है ये। गांव गांव ढाणी ढाणी पता चल जाता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव है। इतना प्रसिद्ध चुनाव होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के 5 चरण है, उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है फर्स्ट स्टेप। राष्ट्रपति का 4 साल का टर्म पूरा हो, वो होता है 19 जनवरी के आसपास। किसी भी साल की कौन सी जनवरी? 19 जनवरी। देखिए वहां 2 प्रकार के चुनाव होते हैं। वहां है ना, ये सम सालों में ही होते हैं। एक होते हैं ऑन ईयर चुनाव, इलेक्शन, और एक होते हैं ऑफ ईयर इलेक्शन। पहले इनकी चर्चा कर लेते हैं, ये कौन से होते हैं, ऑन ईयर और ऑफ ईयर। ऑन ईयर इलेक्शन वो होते हैं जब 3 इलेक्शन एक साथ हो। 3 इलेक्शन में आपको कांग्रेस के दोनों सदन है, एक सीनेट है और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, और एक है राष्ट्रपति। सीनेट 6 साल के लिए बनती है। हर 2 साल बाद इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। तो कितने सदस्यों का चुनाव? 1/3 सदस्य का चुनाव। हर 2 साल बाद नए चुनाव होते हैं। किसके? हाउस ऑफ पूरी के 2 साल बाद होते हैं। इसका कार्यकाल कितना है? 2 साल ही। ये तो ऐसा था, ये 2 साल कार्यकाल है इसका फिक्स। तो अब ये कंप्लीट हो गई इसके सारी का चुनाव। और राष्ट्रपति का कितने साल बाद होता है? 4 साल बाद। तो कोई एक चौथा साल जब होता है राष्ट्रपति वाला, उस साल वहां किसके चुनाव होते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 435 सदस्यों के, और 1/3 33 सदस्य कहां के? सीनेट के। इस चुनाव को क्या बोलते हैं? ऑन ईयर चुनाव बोलते हैं। फिर ऑफ ईयर इलेक्शन में क्या होगा? चलो आप बताओ, मैं नहीं बता। रुक जाओ। ऑफ ईयर इलेक्शन में हर 2 साल बाद 1/3 इसके और 4 साल इसके हो गए हैं, तो एक किसके चुनाव होंगे? राष्ट्रपति के। आप फिर देखो, एक साल है 2020, एक है 2021 कर लो, 2021, 2022, 2023 और 2024। 2021 में इलेक्शन हुआ किस किस का? इन सब का। 1/3 ये, सारे ये और सारे ये राष्ट्रपति। तो ये कौन सा इलेक्शन होगा? ऑन ईयर। ठीक है। अब 2 साल बाद गड़बड़ नहीं हो जाएगी क्या? है 21 और 22 में हो गया। अब 24 में कब इलेक्शन होगा? अगला इलेक्शन राष्ट्रपति का कब है? 24 में। तो 24 में जो इलेक्शन होगा उस टाइम चौथा साल है, इसलिए 1/3 इलेक्शन और किसका होगा? सीनेट का भी तो होगा। तो उसको क्या बोलते हैं? ये ऑफ ईयर होता है। तो जिस साल वहां राष्ट्रपति और केवल सीनेट का चुनाव हो उसको क्या बोलते हैं? ऑफ ईयर। ऑफ ईयर किसका होता है? ऑन ईयर तो होता है तीनों का। है रुक जाओ तो है। ऑफ ईयर में किसका होता है फिर? अच्छा, इन दोनों, सॉरी अगले 2 साल बाद सिर्फ इसका तो फिर होगा, और इसके कितने सदस्य आ जाएंगे? 1/3। अब इसको तो 4 साल हुए नहीं, इसको तो अभी भी कितने साल हुए? 2 साल ही हुए। तो पहले 2 साल है, उसमें किस किस का चुनाव होता है? 1/3 किसके? सीनेट के। और कंप्लीट किसका? पहले ऑफ ईयर होते हैं। फिर उसके अगले साल 2 साल बाद इन तीनों के ही हो जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति को कितने साल हो गए? 4।
इसको कितने साल हो गए? 2, और 1/3 हो गए इसको। तो ऑफ ईयर में तो होते हैं सीनेट के और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के, सीनेट के 1/3 और ये पूरी। और ऑन ईयर में चूंकि अब 4 साल हो गए हैं तो इसने भी 2 साल का टर्म पूरा कर लिया, इसके 1/3 हो गए, राष्ट्रपति का 4 साल हो गया। ये ऑन ईयर होते हैं। चलो अपन फर्स्ट स्टेप देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले होता है दलों के द्वारा प्रत्याशियों का चयन। ये बहुत ही हंगामेदार प्रोसेस होता है, दलों के द्वारा प्रत्याशियों का चयन। अपने तो पास तो बड़े बड़े कितने दल हैं? 2 ही दल है, डेमोक्रेट और रिपब्लिक। और भी बहुत सारे दल हैं, 8-10 आदमी हर बार चुनाव लड़ते हैं वहां, विभिन्न दलों की, ग्रीन पार्टी और पता नहीं कौन कौन सी पार्टियां वहां। इस टाइम वहां 2 चीजें होती है, एक होता है कॉक्स और एक होती है प्राइमरी। ये दोनों होते हैं। ये कॉक्स और प्राइमरी मिलके और अपने अपने दल का प्रत्याशियों का चयन करते हैं कि हमारी तरफ से राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी कौन है। ये प्रोसेस 4-5 महीने तक चलती है, बहुत ही हंगामेदार होती है। हर एक राज्य से और जिलों से ये कॉक्स और प्राइमरी है, ये शोर मचाती है। कॉक्स क्या होता है? किसी भी जिले के अंदर पार्टी के जो सक्रिय सदस्य होते हैं और पदाधिकारी होते हैं, पार्टी के सक्रिय सदस्य और पदाधिकारी, वो मिलके क्या बनाते हैं? कॉक्स बनाते हैं। कॉक्स होता है जुंडली, जिले का अध्यक्ष, तहसील का अध्यक्ष, है ना, कोई नगर का अध्यक्ष, ये सारे मिलके कॉक्स बनाते हैं। कॉक्स बंद होता है, प्राइमरी खुली होती है। कोई भी व्यक्ति उस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके और कायम में शामिल हो जाता है प्राइमरी में। अब ये जो उस दल के सदस्य जो कॉक्स में तो आते हैं, मुख्यतः उनके सक्रिय सदस्य और पदाधिकारी, और इसमें आते हैं दल के सदस्य। तो विभिन्न दलों इस अपने अपने दल के पदाधिकारी और सदस्य मिलके एक आदमी का नाम फाइनल करते हैं। तो अपने कहते हैं भारत में अगर राष्ट्रपति होगा तो कैसे बनेगा? बीजेपी को अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार फाइनल करना है कि हमारी तरफ से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा कौन। तो पहले कहां होगा? जिला स्तर के ऊपर बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जिले का अध्यक्ष, जिले का महामंत्री, जिले का महासचिव, जिले का उपमंत्री, तहसील अध्यक्ष, गांव अध्यक्ष, पन्ना अध्यक्ष, ये सारे ये काय में आ जाएंगे? कॉक्स में। जो बीजेपी के प्राइमरी मेंबर्स हैं, साधारण सदस्य हैं, वो इसमें आ जाएंगे और ये मिलके और अपनी अपनी तरफ से क्या भेजेंगे? नाम भेजेंगे। और ऐसे करते करते और फिर इनके नाम जिले से फिर राज्य पे जाके, वहां कॉक्स और प्राइमरी अलग है, फिर राज्यों से फिर नेशनल लेवल के ऊपर कॉक्स है और प्राइमरी है, वो मिलके और एक सदस्य का नाम डिसाइड करेंगे। ये बहुत ही 5-6 महीने का काम खपाऊ काम है। तो यहाँ कॉक्स होती है और प्राइमरी। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए कॉक्स और प्राइमरी है, वो क्या काम करती है बताओ? पर अपने दल के प्रत्याशी का नाम फाइनल करती है। ठीक है, नाम फाइनल हो गया, उसके बाद चलता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में चलाया जाता है चुनाव अभियान। चुनाव अभियान में राज्य कई प्रकार के होते हैं। कुछ स्टेट्स होते हैं वो ब्लू है, कुछ रेड है और कुछ बैंगनी है। बैंगनी को वायोलेट बोलते हैं क्या? बैंगनी राज्य होते हैं। ब्लू स्टेट कौन से होते हैं? ये लिखे हुए आगे, समझ लो आप, आगे लिखे हुए, एक बार इकट्ठे कर लेना उनको। ब्लू स्टेट्स वो होते हैं जहां ज्यादा संख्या में कौन से डेमोक्रेट्स जिस राज्य में ज्यादा रहते हैं, राज्य है ये, राज्य 50 है वहां, तो जिस राज्य में डेमोक्रेट्स ज्यादा होते हैं वो कौन से स्टेट्स होते हैं? ब्लू। जहां रिपब्लिकन के वोटर ज्यादा होते हैं वो रेड। ये पहचानते तो ना आप? जयपुर से कई सालों से मैं देख रहा हूं एमपी बीजेपी का ही जीतता है। बताओ क्यों? क्यों जीतता है? क्योंकि यहां बीजेपी के वोटर ज्यादा। वायलेट, वायलेट होता है बैंगनी,
जहां न तो डेमोक्रेट्स है न रिपब्लिकन, दोनों बराबर हैं, पता ही नहीं है कि कौन यहां से जीतेगा। ऐसे स्टेट्स को स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। स्विंग स्टेट। स्विंग बॉल कौन सी होती है? जिस बॉल का पता नहीं होता वो कहीं से कहीं भी जा सकती है। तो ये राज्य ना किसी की तरफ भी जा सकते हैं, ये माहौल पे निर्भर करता है। तो जो भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता है वो कहां ज्यादा टाइम देता है? डेमोक्रेट है वो ब्लू में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा, उसको पता यहां तो मेरे आदमी बैठे ही हैं। वो रेड पे भी ध्यान नहीं देगा, बताओ क्यों? क्योंकि वो उसको वोट देंगे ही नहीं, तो किस पे ध्यान देगा? स्विंग। ये राज्य सबसे महत्वपूर्ण है, ये जिसकी तरफ जाते हैं वो जीत जाता है। अब आप पीछे की साइड जाके ऐसे दो राज्य मुझे और बताओ। एक है बैटल ग्राउंड, ये बैटल ग्राउंड कौन सा? एक और है, एक चलो ये है। एक आपको मजेदार बताऊं, बेलवेदर स्टेट क्या होता है ये तो मैं बता दूंगा आपको। बेलवेदर स्टेट, पहले तो मैं बताता हूं बेलवेदर क्या होता है। बेलवेदर अमेरिका में चरवाहे उस भेड़ को कहते थे जिस भेड़ के गले में घंटी बंधी होती थी, और उस घंटी से पता चल जाता था कि भेड़े है कहाँ, क्योंकि एक भेड़ है ना वो दूसरी भेड़ के साथ चलती है हमेशा। तो बेलवेदर भेड़ कौन सी होती है? जहां से स्थितियों का पता चलता है। ऐसे ही अमेरिका में कुछ ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों की विशेषता है कि ये हमेशा ही जीतने वाले प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करते हैं। कुछ राज्य, ओहियो है, ओहियो अमेरिका का एक ऐसा राज्य माना जाता है जिसने आज तक कभी भी हारने वाले कैंडिडेट को वोट नहीं डाला, क्योंकि जैसे वहां का निर्वाचक मंडल चुन किया जाता तो पता चल जाता ना। ओहियो से हमेशा ही निर्वाचक मंडल में कहां के सदस्य आते हैं? जीतने वाले के। तो मुझे ये बताओ कि ओहियो दरअसल स्विंग स्टेट है, ब्लू स्टेट है, रेड स्टेट है? पर तो ये बताओ। ओहियो एक वायोलेट स्टेट है, ये कैसा स्टेट है? स्विंग। लेकिन ये स्विंग किस तरफ करता है? हमेशा ही ये हमेशा ही स्विंग करता है जीतने वाले की तरफ। तो ये कौन सा स्टेट है? बेलवेदर स्टेट है। एक है बैटल ग्राउंड। स्विंग स्टेट्स को कौन सा स्टेट बोलते हैं? बैटल ग्राउंड, जहां युद्ध सबसे ज्यादा होता है। ये जो प्रत्याशी होते हैं राष्ट्रपति पद के, यहां बहुत ही जोर लगाते हैं। वो कौन से स्टेट्स होते हैं? बैटल ग्राउंड स्टेट्स होते हैं। बैटल ग्राउंड, बैटल होता है युद्ध का ग्राउंड, बैटल ग्राउंड स्टेट्स। अब देखिए चुनाव अभियान ऐसे चलता है। चुनाव अभियान वहां बहुत भारी पैसा खर्च किया जाता है इसके अंदर। तो ब्लू स्टेट्स, रेड स्टेट, वायोलेट स्टेट्स। वायोलेट स्टेट्स के दो और नाम है, स्विंग स्टेट और बैटल ग्राउंड, क्योंकि ये किसी की तरफ जा सकते हैं। यहाँ फाइनल नहीं है कि डेमोक्रेट ज्यादा है रिपब्लिक ज्यादा है। ये बैटल ग्राउंड रहता है क्योंकि यहाँ ज्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि इनको अपनी तरफ करना जरूरी होता है। और एक कौन से स्टेट्स होते हैं? बेलवेदर स्टेट, जो जीतने वाले को वोट देते हैं। अब ये चुनाव अभियान चलता है फिर जोरदार तरीके से, खूब पैसा खर्च किया जाता है। फिर आता है तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप। अब नवंबर आ गया है, नवंबर के दूसरे मंगलवार है, कौन सा मंगलवार है? उस दिन वोट पड़ते हैं। अब हम वोट डालेंगे। तीसरे स्टेप में निर्वाचक मंडल का चुनाव होगा। निर्वाचक मंडल का चुनाव, निर्वाचक मंडल को क्या बोलते हैं? कॉलेजियम या इलेक्ट्रोल कॉलेज। इलेक्ट्रोल कॉलेज या कॉलेजियम कह दो। इलेक्ट्रल कॉलेज का चुनाव होगा। पहले तो देखते हैं कि इलेक्ट्रल कॉलेज है उसमें सदस्य कितने होते हैं। देखिए इसमें जो कुल सदस्य होते हैं वो पहले हुआ करते थे 535। फिर एक 23वां संविधान संशोधन एक और किया गया, उसके द्वारा इनमें 3 सदस्य और जोड़े गए और कितने हो गए?
538। इसका तात्पर्य है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। जनता जो अपना वोट डालती है वो सीधा राष्ट्रपति को नहीं डालती, बल्कि वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को पहले चुनती है और ये निर्वाचक मंडल फिर राष्ट्रपति को चुनता है। अब ये संख्या है कैसी, इसका निर्णय करते हैं। इस संख्या का जो आधार है, सिर्फ आधार, वो इसके दो सदन है, जिसमें से एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक है सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सदस्य होते हैं 435 और सीनेट में सदस्य होते हैं 100, तो कितने हो गए 535। 3 सदस्य जो लिए गए हैं वो वाशिंगटन डीसी से लिए गए, क्योंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है ये डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट नहीं है, लेकिन यहां से अलग से प्रावधान किया गया है वाशिंगटन डीसी के लिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट है। तो वाशिंगटन डीसी से 3 सदस्य बाद में और लिए गए, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अब देखिए ये है निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति का चुनाव कितने लोग करेंगे, 538। अब राष्ट्रपति कौन बनेगा, राष्ट्रपति वो बनेगा जो 538 में से बहुमत प्राप्त कर लेगा, और 538 के बहुमत का तात्पर्य है 270। इस जादुई आंकड़े को जो छू लेगा वो राष्ट्रपति बन जाएगा। अब ठीक है, अब आप एक भ्रम दूर कर दो, क्या ये वो लोग हैं क्या 435 जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य हैं? क्या ये वो 100 लोग वो हैं क्या जो सीनेट के सदस्य हैं? नहीं, ये सिर्फ संख्या ही सिमिलर है। ये सदस्य क्या होते हैं, अलग होते हैं। कांग्रेसमैन अलग होते हैं, सीनेटर अलग होते हैं, इनका राष्ट्रपति के चुनाव से कोई मतलब नहीं होता। ये तो एज ए वोटर, क्योंकि इनकी आयु 18 वर्ष से ज्यादा होती है, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में किसको वोट डाल के आते हैं, निर्वाचक मंडल को। एक सीनेटर जाएगा और वो जाके, और जैसे आप भी लाइन में लगे हुए हैं, ये जहां का भी वोट होगा वहां जाके लाइन में लग जाएगा और जाके किसको वोट डाल के आएगा, निर्वाचक मंडल को। निर्वाचक मंडल बिल्कुल ही अलग होता है, इसका तो एक ही काम होता है, क्या करना, निर्वाचन करना। जैसे ही वोट डाल देता है ये नवंबर के अंदर, नवंबर दिसंबर में निर्वाचक मंडल बन गया, निर्वाचक बन गया, फिर वो वोट डाल देता है राष्ट्रपति को। उसके बाद उसका पद समाप्त हो जाता है और वो एक साधारण आदमी बन जाता है। न तो वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का सदस्य होता है, न ही वो सीनेट का। दिक्कत तब आती है, बस वो संख्या यहां से ली हुई है, सिर्फ संख्या कि 535 का तात्पर्य क्या है, 435 ये और 100 ये, लेकिन ये तो अलग है बिल्कुल ही। ये वहां काय के सदस्य हैं, वहां की कांग्रेस के सदस्य। तो कांग्रेस के सदस्य और निर्वाचक मंडल के सदस्य एक ही होते हैं, अलग अलग होते हैं। आपके दिमाग में भारत बैठा हुआ है, क्योंकि भारत में विधायिका के सदस्य ही किसका चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति का। अमेरिका में ऐसा नहीं होता, वहां कांग्रेस के सदस्य अलग होते हैं और निर्वाचक मंडल के सदस्य अलग होते हैं। वहां तो एक व्यवस्था और है, अगर आप सीनेटर हैं और कांग्रेसमैन हैं तो आप राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकते। ये बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो अभी हमने एक चीज डिसाइड की, इनकी संख्या कितनी होती है, 538 होती है। पहले 535 थी, अभी 538 है। अब ये निर्वाचक मंडल का सदस्य कौन होता है और ये कैसे होते हैं। अब अपन देखें कि वहां राज्य कितने हैं, 50 राज्य हैं। प्रत्येक राज्य के हिस्से में निर्वाचक मंडल के जो सदस्य आते हैं वो किसके अकॉर्डिंग आते हैं, जनसंख्या के। कैलिफोर्निया के हिस्से में कितने सदस्य आएंगे बताओ, कैलिफोर्निया के सदस्य नहीं है। आप तो मुझे बताओ कि राजस्थान अगर अमेरिका में होता तो राजस्थान के हिस्से में निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य आते, 35 आते। 25 कौन से, लोकसभा वाले, और 10 राज्यसभा वाले। आप समझ गए, हर एक राज्य को उतने ही, तो टोटल कितने हो जाते, 535 हो जाते।
तो जितने वहां एक राज्य के हिस्से में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य है, जितना हिस्से में 2 सीनेटर हैं, तो कुल मिला के आधार कौन सा है? जनसंख्या है। 50 राज्यों का जनसंख्या के अकॉर्डिंग विभाजन किया गया है। छोटे राज्यों में इस निर्वाचक मंडल के सदस्य कम आते हैं और बड़े राज्यों से ये ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब आ गया कि निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, जो चुनाव तो जनता करेगी, लेकिन इनका नाम फाइनल कौन करेगा? तो हर एक दल है वो अपने निर्वाचक मंडल के सदस्यों का निर्धारण करता है। अब अपन वहां एक राज्य ले लेते हैं, न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में 2 बड़ी पार्टियां अपना निर्वाचक मंडल बना रही है, एक रिपब्लिकन है और एक डेमोक्रेट है। ये दोनों क्या करेगी? ये अपने ही पार्टी के सदस्यों को काय में शामिल करेगी? इलेक्टोरल कॉलेज में, निर्वाचक मंडल में। न्यूयॉर्क के हिस्से में सीटें कितनी आई हुई है? एक बार मान लेते हैं कितनी है, 40 सीटें आई हुई है। तो अपने पार्टी के जो सक्रिय 40 सदस्य हैं, जिनको लोग जानते हैं, वो रिपब्लिकन, और जो 40 सदस्य डेमोक्रेट पार्टी के सक्रिय हैं उस राज्य के अंदर, वो 40 नाम डेमोक्रेट पार्टी डिसाइड कर देगी। तो पार्टी अपने ही सदस्यों को क्या बनाती है? पार्टी अपने ही सदस्यों को निर्वाचक मंडल के सदस्य का सिंबल देती है, सिंबल देके और एक लिस्ट बनाती है। तो वहां 40 सदस्यों की क्या बनेगी? एक सूची बनेगी। तो वहां राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल का चुनाव होता है वो किस पद्धति से होता है? सूची पद्धति से। अब इसने भी 40 लोगों की लिस्ट बनाई और इसने भी 40 लोगों की लिस्ट बनाई। अब एक निर्धारित दिन चुनाव होंगे। चुनाव की जो पद्धति है कि वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, मतपत्र लंबा होगा, छोटा होगा, ये राज्य खुद डिसाइड करता है। तो आना सभी राज्यों के चुनाव कराने के तरीके क्या हैं? कई तो कहते हैं लैंड में लगो, कई कहते हैं हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, तुम वहीं रहना, चाय बनाओ हम आ रहे हैं। तो सभी राज्यों के तरीके क्या है? अलग अलग। अब जो वोटर है वो आम जनता है, इनके जो चुनेगी ना निर्वाचक मंडल को, वो आम जनता चुनेगी जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। अब आप गए लाइन में लगे और आप दोनों या तो इस लिस्ट को वोट दोगे या फिर इस लिस्ट को, या कोई और लिस्ट है, 10 दल खड़े होते हैं वहां, तो आपकी मर्जी है उस लिस्ट को आप चुनाव वोट दे के आओ। तो आप जो वोट दोगे वो किसको दोगे? लिस्ट को दोगे, या तो रिपब्लिकन वाली को या फिर डेमोक्रेट वाली, क्योंकि कैंडिडेट थोड़ी 40 आदमियों की लिस्ट है ये। अब ये जो खड़े होते हैं ना निर्वाचक मंडल के लोग, ये शपथ लेते हैं पहले। शपथ क्या लेते हैं? कि हम जिस पार्टी से हम लड़ रहे हैं, हम उसी पार्टी के राष्ट्रपति को क्या देंगे? वोट देंगे। शपथ लेनी पड़ती है, क्योंकि गड़बड़ कर सकते हैं ये आस्थाहीन डेलीगेट्स हो सकते हैं। तो एक वहां शब्दावली चलती है, आस्थाहीन डेलीगेट। आस्थाहीन डेलीगेट्स कौन से होते हैं? कि वो निर्वाचक मंडल तो रिपब्लिकन के थे और जीत के रिपब्लिकन पार्टी से आए थे, और बाद में वोट किसको दे गए? डेमोक्रेट को दे गए। तो वो कौन से होते हैं? आस्थाहीन डेलीगेट्स होते हैं। ये लिखा हुआ है, लेकिन यहां आमतौर पे डेलीगेट्स आस्थाहीन होते नहीं है, क्योंकि उससे पहले शपथ लेते हैं कि हम जिस पार्टी का से चुनाव लड़ रहे हैं, हम उसी पार्टी के राष्ट्रपति को क्या देंगे? वोट देंगे जीतने के बाद। वहां के संविधान में क्या है? वहां के संविधान में यह लिखा हुआ है कि निर्वाचक मंडल के सदस्य किसी को भी वोट दे सकते हैं, किसी को भी वोट दे सकते हैं। तो क्या ऐसा होता है क्या? आप बताओ। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो उससे पहले पार्टी उनको क्या दिला देती है? सब दिला देती है कि देख लो अपने वालों को देना है। तो ऐसे करके सूची को चुनाव पड़ते हैं। अब यहां एक है, अब जो लोग इन सूचियों को वोट देते हैं उन वोटों को कहा जाता है पॉपुलर वोट। कई शब्दावलियां ध्यान रखना, कौन से वोट? पॉपुलर वोट। अब बताओ पॉपुलर वोट कौन से होते हैं?
क्या राष्ट्रपति है उसको पॉपुलर वोट मिलते हैं क्या? वो पॉपुलर वोट किसको मिलते हैं? निर्वाचक मंडल। ये पॉपुलर वोट से, अब बाई चांस आ गए, निर्वाचक मंडल कैसे चुना जाता है? तो पॉपुलर वोट से। और राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? निर्वाचक मंडल से। तो पहले पॉपुलर वोट पहले निर्वाचक मंडल को, और निर्वाचक मंडल ने किसको चुना? राष्ट्रपति को। अब देखो, पॉपुलर वोट आए, जिस पार्टी को बहुमत में पॉपुलर वोट आ गए, बहुमत का नहीं तात्पर्य नहीं है, जिस पार्टी को पॉपुलर वोट आ गए, सारे सदस्य उस पार्टी के चुन लिए जाते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि यहां एक और पद्धति चलती है, इसको आमतौर पर हम कौन सी पद्धति कहते हैं? स्लेट पद्धति। न्यूयॉर्क में 40 पदों के लिए इलेक्शन हुआ, तो दोनों ने 40-40 सदस्यों की लिस्ट बनाई। यहां वोट पड़े ना, एक पार्टी को आए 1,00,000 मत थे, एक पार्टी को 45,000 मत आए, दूसरी पार्टी को 40,000 आए, और एक पार्टी को 5,000 मत आए। अब बताओ इन 40 सीटों का क्या होगा? सारी की सारी सीटें इसके पास चली जाएगी। तो यहां जो और से ज्यादा वोट लेता है, सारी सीटें उसके पक्ष में चली जाती है। तो न्यूयॉर्क में भले ही 40% वोट लेगी दूसरी पार्टी, लेकिन उसको निर्वाचक मंडल की सीट कितनी आई? 0। ये इसको स्लेट पद्धति बोलते हैं। अब स्लेट पद्धति से इलेक्शन हो गया और इनको चुन लिया गया। अभी चुनाव कंप्लीट हो गया। अब कई बार वहां क्या होता है, कई बार राष्ट्रपति को पॉपुलर वोट तो ज्यादा मिलते हैं, लेकिन निर्वाचक मंडल के वोट क्या मिलते हैं? कम मिलते हैं। वहां ये बड़ा एक लफड़ा होता है। जब ट्रंप के सामने हिलेरी क्लिंटन खड़ी हुई थी, तो हिलेरी क्लिंटन को पॉपुलर वोट तो ज्यादा मिले, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज के वोट कम मिले। अब ये कौन सा संकट है? आप राष्ट्रपति, वहां के उप राष्ट्रपति के चुनाव में ये भी देखते हैं। अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो निर्वाचक मंडल होता है, ये राष्ट्रपति के साथ साथ और किसका होता है? उपराष्ट्रपति का भी यही होता है, यही चुनता है उपराष्ट्रपति को। भले ही राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता हो, लेकिन निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं वो शपथ ले लेते हैं कि हम जीतने के बाद अपने ही पार्टी के कैंडिडेट को वोट देंगे। ये स्वतंत्र नहीं होते, इसलिए हम कहते हैं कि लगभग क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है, क्योंकि पहले से पता होता है कि ये वोट किसको देंगे। ठीक है। अब मैं आपको जो कहना चाह रहा था, मैं आपको 2 चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। देखते हैं आपके समझ में आती है कि यार मैं समझा पाता हूं क्या। कई चीजें तो फट से समझ में आ जाती है। जैसे कैसे? एक ब्याह होना था, शादी होनी थी, तो कार्ड में लिख दिया गया कि इस शादी में शराबी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। शाम हो गई, लड़की का बाप खड़ा है, पंडित गायब है, क्योंकि कार्ड पे लिखा हुआ है कि शराबी का प्रवेश वर्जित है। लेट नाइट हो गई, दुल्हा भी नहीं आया, सुबह हो गई, दुल्हन भी नहीं आई। ये तो बातें आ गई, फट से लिखा हुआ था कि शराबियों का प्रवेश वर्जित है। अब देखते हैं ये समझ में आता है क्या। मैंने कहा कि कई बार किसी कैंडिडेट को कौन से वोट ज्यादा मिल जाते हैं? पॉपुलर वोट। लेकिन कौन से वो हार जाता है? वो पॉपुलर वोट मिलने के बावजूद वो चुनाव क्यों हार जाता है जब ज्यादा मिले पॉपुलर वोट? क्योंकि कॉलेजियम के वोट उसको क्या मिले? कम मिले। ये चर्चा करते हैं। दूसरी तरफ इलेक्टोरल कॉलेज है, पॉपुलर वोट। एक राज्य है ए, एक है बी, एक सी, एक डी और एक ई। सभी जगह से इलेक्टोरल कॉलेज से कितने कितने सदस्य आएंगे? 10, 10, 10 और 10। ये सदस्य टोटल कितने सदस्य आएंगे बताओ? 50। टोटल 50 आएंगे ना। ये ए राज्य, बी राज्य, सी, डी और ई राज्य, हर एक से 10-10 आएंगे, तो टोटल 50 आएंगे। राष्ट्रपति कौन बनेगा? जो इन 25 में से किसका ले जाएगा? 26 लोगों का बहुमत ले जाएगा।
50 है ना, तो 50 में से आधे से एक ज्यादा कितना हुआ? 26। अब राष्ट्रपति बनने के लिए 26 इलेक्टोरल कॉलेज का जो आ जाएगा वो बन जाएगा। अब एक पार्टी है वो है रिपब्लिकन और एक पार्टी है डेमोक्रेट। रिपब्लिकन वोट पड़ेंगे 100। यहां 80 वोट आए रिपब्लिकन को और 20 वोट आए डेमोक्रेट्स को, ठीक है। यहां 55 वोट आए इसको और 45 आए इसको। यहां 51 आए इसको और 49 आए इसको। यहां इसको 10 आए, इसको 90 आए, इसको 5 आए और इसको 95 आए। अब मुझे ये बताओ, ये पॉपुलर वोट्स हैं, पॉपुलर वोट ज्यादा किसको मिले? टोटल करो आप, हैं? डेमोक्रेट्स को पॉपुलर वोट क्या मिले? ज्यादा मिले। इसके बावजूद डेमोक्रेट्स हारेंगे। बताओ क्यों? क्योंकि कॉलेजियम कम बना इनका। ये जो कॉलेजियम है ये किसके हिस्से में जाएगा? ज्यादा वोट किसको मिले? तो 10 के 10 सदस्य किसके चुन लिए गए? रिपब्लिकन आ गया। 10 के 10 से जिसको ज्यादा पड़ेंगे उसके सारे सदस्य आ जाएंगे। ये जो 10 सीटें थी बी राज्य की, बताओ किसके हिस्से में जाएगी? रिपब्लिकन को कितनी सीटें मिल गई? 10 सीटें। ये सी की राज्य की सीटें किसके पास जाएगी? ये, क्योंकि रिपब्लिकन के पास 51 है, इसके पास कितनी? 49। स्लेट पद्धति में ये किसके पास चली गई? 10। अब बताओ ये कितनी सीट ले गया? 30। पॉपुलर वोट टोटल कम मिले हैं, उसके बावजूद ये सीटें कितनी जीत गया? 30। और ये पॉपुलर वोट कम मिलने के बावजूद कॉलेजियम में सीटें कितनी ले गया? ज्यादा। तो अमेरिका में जब टोटल वोटिंग कई बार की जाती है, पॉपुलर वोटिंग, तो उसमें तो कोई और आगे होता है, लेकिन कॉलेजियम में कोई और आगे होता है। क्योंकि वहां कई राज्यों में 90% भी सीट ले जाओगे तो भी आपको सीटें मिलनी कितनी है? जितनी है उतनी। यहां अगर आप 100 में से 99 वोट ले जाओ तो भी सीटें कितनी आएगी? 10। और 100 में से 51 लेके तो भी सीटें कितनी आई? 10 ही आई। तो वहां पॉपुलर वोट अलग होते हैं और इलेक्टोरल कॉलेज की संख्या क्या होती है? कई बार अलग ही निकल के आती है। तब मैंने कहा था हिलेरी क्लिंटन पॉपुलर वोटों में तो जीत रही थी लेकिन राष्ट्रपति नहीं बन पाई। बताओ क्यों? क्योंकि वो काय में हार गई? निर्वाचक मंडल में हार गई, इलेक्टोरल कॉलेज में हार गई। ठीक है जी। अब आपने काय का चुनाव कर लिया है, निर्वाचक मंडल का चुनाव कर लिया। कितने सदस्य चुन लिए गए हैं पॉपुलर वोटों के द्वारा? 538। अब आएगा कौन सा चरण? चौथा चरण आएगा। अब ये जो हरेक राज्य से जितने सदस्य बने, 50 राज्यों से, कहीं से 10 बने हैं, कहीं से 20 बने हैं, कहीं से 40, कहीं 50, ये अपना अपना वोट राष्ट्रपति को डालेंगे। वहां से ढोलकियां पैक होगी और पैक होगे और कहां चली जाएगी? वो सीनेट के पास चली जाएगी। अब सारे हरेक राज्य से ढोलकियां सीनेट के पास चली गई। अब सीनेट एक दिन काउंटिंग के लिए बैठती है। उस दिन उसकी अध्यक्षता सीनेट का सभापति करता है। और सीनेट का सभापति कौन होता है? बताओ। पदेन सभापति होता है, उप राष्ट्रपति। ये पदेन सभापति क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि उसका सदस्य नहीं होता। जो उपराष्ट्रपति के पद पे होता है वही कौन होता है? इसका सभापति होता है, इसलिए इसको पदेन सभापति बोलते हैं। वो सभापति बैठता है। ये सभापति दोनों सदनों को बुलाता है। किस किस को? सीनेट को और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के समस्त सदस्यों को बुलाता है और उनके सामने फिर काउंटिंग करता है। और जब काउंटिंग हो जाती है तो जिसके पक्ष में 270 वोट आ जाते हैं वो कहते हैं ताली बजा दो, ये क्या बन गया है? राष्ट्रपति बन गया। कई बार तो वो उपराष्ट्रपति कहता है कि मैं राष्ट्रपति बन गया हूं, क्योंकि उस राष्ट्रपति ने उस साल क्या लड़ा होता है? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा होता है। तो कई बार बहुत सारे उपराष्ट्रपतियों ने अपने नाम की भी घोषणा की है। इसमें थोड़ा सा नुकसान होता है उपराष्ट्रपति को। बताओ क्या नुकसान होता है?
क्योंकि राष्ट्रपति जब अपने नाम की घोषणा करता है कि मैं क्या बन गया हूं राष्ट्रपति, तो हाथों हाथ उसके सामने 535 आदमी बैठे होते हैं, वो क्या पार्टी दे पार्टी दे तो उसको तत्काल रूप से क्या देनी पड़ती है, पार्टी। अगर बाद में मांगी जाए तो वो कह सकता है आज तो मेरा पेट दर्द कर रहा है, आज तो मैं तो छोरी देखने जाओ हमारे छोरे खातर है, आज तो मैं तो हुई को नहीं, वो गायब हो सकता है बाद में तो, लेकिन उस दिन वो तत्काल गायब है नहीं हो सकता, बाकी कोई नुकसान नहीं। तो ये वो क्या हुआ सीनेट ने, अब उसका हो गया। अब गड़बड़ क्या हुई, एक कई बार पांचवा स्टेप और आ जाता है वहां। पांचवा स्टेप ये है कि किसी भी सदस्य को 270 नहीं मिले और बराबर हो गए, क्योंकि 538 है और ये पूरे हो सकते हैं 538। जीतेगा वो जो क्या लेगा, बहुमत लेगा। तब एक और चरण आएगा, कौन सा चरण, 5th चरण। ये तब आता है जब किसी को भी बहुमत नहीं मिलता। अब बहुमत क्यों नहीं मिलता, कोई दो ही आदमी थोड़ी लगते हैं, वहां से दो से ज्यादा लड़ते। एक को इलेक्टोरल कॉलेज के वोट आए 240, दूसरे को आए 230, तीसरे को बाकी आ गए 10 आदमी, 10-20 बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं वहां। अब कितने बच गए, जो भी बच गए, बाकी कितने बच गए, बाकी किसी को 10 आ गए, किसी को 5 आ गए, चलो ठीक है कुल कर दो आप, है ना। अब कौन बना, कोई नहीं बना, कोई भी नहीं बना। अब क्या होगा, क्योंकि लेना है 270, किसी का 240 है, किसी का 230 है, किसी का 10 है, किसी का 5 है। अब चुनाव होगा जो ऊपर वाले दो हैं उनके बीच में से। चुनाव कौन करेगी, चुनाव करेगा कांग्रेस का लोकप्रिय सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सदस्य बैठते 435, लेकिन वहां जो चुनाव होते हैं वो ब्लैक हॉर्स पद्धति से होते हैं, काला घोड़ा पद्धति। काला घोड़ा कौन सा होता है, पहले तो ये बताओ। ब्लैक हॉर्स कि जिसका रंग काला हो और जो घोड़ा हो ये तो ऐसे थोड़ी होता है। काला घोड़ा घोड़ों में सबसे शक्तिशाली घोड़ा होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दाव लगाना चाहता है। तो घोड़ों में जो विशिष्ट घोड़ा दिखता है वो कौन सा होता है, काला घोड़ा। ठीक है, अब ये ब्लैक हॉर्स पद्धति, ब्लैक हॉर्स क्या है, काला घोड़ा। अब देखो 50 राज्य है, तो अब जो वोट डालेंगे वो सारे 435 सदस्य नहीं डालेंगे, बल्कि कितने डालेंगे, एक राज्य से एक आदमी को बनाया जाएगा मुखिया। ठीक है, अब काला घोड़ा पद्धति कौन सी है, इसकी चर्चा करते हैं। ये कौन सी पद्धति है, न्यूयॉर्क से 38 सदस्य आए, कहां, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से। तो क्या जब राष्ट्रपति का चुनाव फंस जाता है, किसी को भी पूर्ण बहुमत मेजोरिटी नहीं मिलती, तो क्या ये 38 के 38 वोट डालेंगे, क्या नहीं डालेंगे। ये 38 में से बैठ के कितने आदमी का नाम फाइनल करेंगे, एक, और वो किसको वोट डालेगा, राष्ट्रपति को। अगर ये 38 है, ये नाम फाइनल नहीं कर पाए तो दोनों बराबर हो गए। अच्छा ऐसा करें, यहां पर 38 में से 20 तो जीते हुए थे डेमोक्रेट और 18 जीते हुए थे रिपब्लिकन। तो बताओ अब बन जाएगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। बहुमत से बनाएंगे तो एक आदमी ये फाइनल कर देंगे, डेमोक्रेट अपने में से, तो यहां से एक वोट आ गया। बाई चांस दोनों ही कितने कितने हैं, 19-19 है, कोई नाम फाइनल नहीं हुआ, तो न्यूयॉर्क का वोट कितना हो गया, 0, 49 वोट रह गए। तो जहां जहां नाम फाइनल नहीं होंगे एक आदमी का, वो राज्य हटते जाएंगे, और सारे नाम फाइनल कर लेंगे तो कितने होंगे, तो 50 होंगे। तो वो जो 50 लोग राष्ट्रपति का निर्धारण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, काले घोड़े। अब क्या हुआ, 50 आए और 25-25 हो गए। अब मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है कि उसके बाद वो क्या करेंगे, टॉस करेंगे। अब आपके टॉस किया और उसमें सिक्का खड़ा हो गया, उसका भी कोई इलाज नहीं है।
तो वैसे तो कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिला के हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? काला घोड़ा पद्धति क्या कहलाती? ये हो गया है राष्ट्रपति का इलेक्शन। तो कितने चरणों में होता है? मूलतः 4 या कई बार फंस जाए तो 5 चरण। पहले दलों के प्रत्याशियों का नाम चयन होता है कॉक्स और प्राइमरी के द्वारा, फिर चुनाव अभियान चलता है ब्लू, रेड, वायलेट, बेलवेदर स्टेट्स, फिर होता है निर्वाचक मंडल का चुनाव, फिर हो गया सीनेट कहाँ गई, हाँ, मतगणना, और फिर हो गया काला घोड़ा पद्धति। ये हो गया, ये राष्ट्रपति का हमने इलेक्शन करवा दिया।